Welcome back, dear students. Let's start our today's social science class. Beta, in the previous class we had started our second chapter of DAV publication class 7th, and today we will continue it. In the previous class we have learned about the erosional and depositional work. Okay, then we had done one term, that is gradation. You can see here our today's topic is agents of gradation. तो हमने gradation के बारे में पढ़ा था. Gradation क्या था? It is gradation means the leveling of land. ठीक है, और इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन. एग्रेडेशन ऐड होना, यानी जहाँ पर डिपोजिशनल वर्क होगा वहाँ पर लैंड का लेवल क्या हो जाएगा, रेस हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ वहाँ पर हम रखेंगे, जमा करेंगे, तो वो क्या होगा, द लेवल ऑफ द लैंड विल रेस. तो वो था हमारा एग्रेडेशन. एंड डिग्रेडेशन जहाँ पर इरोजनल वर्क हो रहा है, यानी जहाँ से मिट्टी का कटाव हो रहा है. तो जहाँ से हम कोई चीज़ हटा देंगे तो ऑफकोर्स द लेवल ऑफ द ग्राउंड विल डिक्रीज. ओके, इट विल लोअर डाउन. तो आज हम लोग करेंगे एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन. व्हाट आर दिस एजेंट्स? एजेंट्स मीन्स फैक्टर्स. अब ये जो ग्रेडेशन होता है, यानी एग्रेड या डिग्रेड जो लैंड हो रही है, उसके कारण क्या है, कौन है जो ये इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क कर रहे हैं. इसमें जो हमारा फर्स्ट है दैट इज़ रनिंग वाटर. रनिंग वाटर में बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो इट इज़ रिवर. अ रिवर लाइक एनी लिविंग फॉर्म हैज़ अ लाइफ साइकिल. तो रिवर का भी क्या होता है, एक लाइफ साइकिल होता है. लाइफ साइकिल मतलब जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, उसका बर्थ होता है, वो मैच्योर होता है एंड देन इट विल मूव टू इट ओल्ड एज. लाइक ऐसी रिवर होती है, इट विल ओरिजिनेट. ठीक है, ये ओरिजिनेट होती है, फिर इट विल रीच टू इट्स मेच्योरिटी एंड फाइनली इट इन द लास्ट स्टेज इट रीचेज द सी और द ओशन. ये किसी भी समुद्र या महासागर में जाकर मिल जाती है. तो इसके 3 स्टेजेस होती है और उसमें ये अलग अलग काम करती है. किसी में इरोजनल वर्क करेगी तो किसी में डिपोजिशनल वर्क करेगी. लेट्स डू इट. तो स्टार्टिंग कहाँ से है, जब इसका बर्थ हो रहा है, यानी व्हेन द रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, मैक्सिमम रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम माउंटेन और अ हिल. बिकम लार्जर व्हेन इट इज़ मेट बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज. अभी पहाड़ों से नदी आई, अब उस नदी को रास्ते में क्या करती हैं, जब वो प्लेन एरिया में एंटर हो जाती है तो रास्ते में छोटी छोटी नदियाँ जो है उस मेन नदी को ज्वाइन कर लेती है. सपोज यहाँ से कोई रिवर आ रही है तो रास्ते में छोटी छोटी पानी की धाराएं क्या करती हैं, उस मेन रिवर को ज्वाइन कर लेती हैं. तो ये जो छोटी छोटी नदी की धाराएं जो मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. क्या बोलते हैं हम इनको, ट्रिब्यूटरीज. Okay, you can see the word here also. Second, when it flows over plain and finally, अब प्लेन एरिया में जो है इसकी वॉल्यूम बढ़ गई, इसने बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाए, एंड इन द लास्ट स्टेज फाइनली इट एंड्स व्हेन इट रीचेज द सी. तो इसका जो लास्ट स्टेज है वो कब आती है, जब ये किसी भी समुद्र या महासागर में मिल जाती है. अब हम लोग इसकी तीनों स्टेजेस थोड़ा सा डिटेल में करेंगे. फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करते हैं, जब ये माउंटेन से ओरिजिनेट हो रही है और माउंटेन से नीचे गिर रही हैं, यानी माउंटेन से प्लेन एरिया की तरफ आ रही हैं, तो उस समय क्या हो रहा है. अब देखो माउंटेन्स की शेप कैसे होती है, ऐसे होती है. अब पानी जब ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, इमेजिन करो, स्लो होगी या ज़्यादा होगी. ऑफकोर्स उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी. और स्पीड ज़्यादा होगी तो इरोजनल वर्क भी तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट. तो वही चीज़ है कि इसकी फर्स्ट स्टेज में द रिवर वाटर कम डाउन इन अ फुल स्पीड, और उसके कारण जो कटिंग वर्क है, जो इरोजनल वर्क है, वो बहुत ज़्यादा होता है. एंड ड्यूरिंग दिस इरोजनल वर्क रिवर क्या करती है, कुछ शेप्स बनाती है. माउंटेन्स की शेप्स में कुछ चेंजेस होते हैं. वो चेंजेस किस तरीके के हैं, इट फॉर्म्स आई शेप्ड एंड वी शेप्ड वैलीज. आई शेप जब माउंटेन का कटाव बिल्कुल सीधा होता है, एंड वी शेप जब माउंटेन का कटाव थोड़ा स्लांटिंग होता है. तो इस तरीके से इट फॉर्म्स दी आई एंड वी शेप्ड वैलीज एंड वाटरफॉल्स आल्सो. एज द रिवर एंटर्स इनटू प्लेन, अब जब वो प्लेन एरिया में एंटर होगी, प्लेन एरिया में एंटर होने के बाद कुछ ट्रिब्यूटरीज भी उसको ज्वाइन कर रही हैं. ठीक है, और यहाँ पर अब पानी की जो मात्रा है, यानी द वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज़ इंक्रीज्ड. क्यों, क्योंकि कुछ और छोटी छोटी रिवर्स भी आके उसको क्या कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं. और यहाँ पर अब नदी को जहाँ से उसका रास्ता मिलता है वहाँ से वो अपना रास्ता बनाती हुई चली जाती है. और इसी कारण से क्या होता है, प्लेन एरिया में जो ये मेन लैंडफॉर्म बनाती है रिवर, दैट इज़ मेएंडर्स. आप ये देख सकते हैं, ये टर्न्स दिख रहे हैं, दीज टर्न्स आर कॉल्ड मेएंडर्स. तो प्लेन एरिया में यानी अपनी सेकंड स्टेज में रिवर कौन सी लैंडफॉर्म बनाती है, मेएंडर्स.
फर्स्ट स्टेज में उसने इरोजनल वर्क किया, सेकेंड स्टेज में उसकी जो वाटर वॉल्यूम है इट हैज़ इंक्रीज्ड, एंड यहाँ पर वो धीरे धीरे अब वो डिपोजिशनल वर्क जो है अपना स्टार्ट कर देती है. एंड इन द फाइनल स्टेज व्हेन इट रीचेज नियर द सी, अब वहाँ पर क्या होता है, व्हेन इट रीचेज नियर द सी तो पानी की स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है. क्यों? क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ ओल्ड एज, लास्ट स्टेज है. ह्यूमन बीइंग अपनी लास्ट स्टेज में क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है बेचारा, धीरे धीरे चलता है. ऐसे रिवर भी अब क्या हो चुके, इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद नाउ इट इज़ इन इट्स फाइनल स्टेज, इट्स स्पीड हैज़ स्लोअर सो डाउन कि अब ये अपने साथ जो हल्की फुल्की मिट्टी भी लेकर चल रही थी, अपने साथ बहा कर लेकर आ रही थी, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इट टू कैरी इट, टू कंटिन्यू टू फ्लो विद इट. तो अब ये क्या करती है, जब ये समुद्र में मिलने से पहले ये क्या करेगी, हल्के फुल्के भी जो सॉइल पार्टिकल्स इसके सामने आएंगे ना, इट इज़ नॉट एबल टू फ्लो थ्रू इट, वो उस स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर से भी क्रॉस थ्रू नहीं कर पाती. तो क्या करती है, जो मेन नदी की धारा है वो छोटी छोटी अलग अलग धाराओं में बंट जाती है. देखो जब पहाड़ों पर से नदी आई तो स्पीड बहुत ज़्यादा थी, उसके रास्ते में कोई बड़ा पत्थर, पेड़, चट्टान जो आई वो सबको तोड़कर साथ ले गई. क्यों? जोश में थी, फुल स्पीड में थी. लेकिन अब समुद्र के पास पहुंचकर क्या हो गया, वो थक चुकी है. ठीक है, क्यों? क्योंकि अपनी फाइनल स्टेज में है, ओल्ड स्टेज में है. तो अब उसके सामने कोई छोटा सा पत्थर भी आ रहा है, कोई छोटा सा मिट्टी का ढेर आ गया, तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रही. अब क्रॉस नहीं कर पाएगी तो क्या करेगी, नाउ द रिवर विल डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्ट्रीम्स. उसको जहाँ से रास्ता मिलेगा वो वहाँ से नदी का जो पानी है अपना रास्ता बनाना शुरू कर देगा. ठीक है, तो इस तरीके का समुद्र में मिलने से पहले जो है इस तरीके की एक फीचर तैयार होता है. आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं. तो ये जो बीच में खाली जगह है ये क्या है, ये रेत है, सेडिमेंट्स है. ठीक है, रेत या मिट्टी जो है वो जमा है, और ये छोटी छोटी अब जो पानी की धाराएं निकली हैं इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. पहले छोटी छोटी नदियाँ मेन नदी में आकर मिली थी, उसमें ऐड हुई थी. जब वो ऐड हुई थी हमने उनको कहा था ट्रिब्यूटरीज. अब ये मेन नदी में से अलग हो रही है. देखो ये मेन नदी ऊपर से आ रही है ना, इसमें से अलग हो रही है. अब अलग हो रही है तो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गई. सिंगल में से बहुत सारी निकल गई यानी डिस्ट्रीब्यूट हो गई. तो इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. क्या बोलते हैं इनको, डिस्ट्रीब्यूटरीज. और ये आप देख सकते हैं एक ट्रायंगुलर शेप बन गई है ना. तो दिस फीचर ऑफ रिवर इज कॉल्ड दी डेल्टा. इसको हम डेल्टा बोलते हैं. और अगर हम बात करें तो इंडिया में जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर जो डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, इट इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. अब हम लोग सेकेंड एजेंट करेंगे, दैट इज़ ग्लेशियर. ग्लेशियर बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट इज़ अ मूविंग आइस. ठीक है, बहुत सारी बर्फ़ जब खिसकनी शुरू हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्लेशियर बोल देते हैं. और हिंदी के में अगर हम लोग बात करें हिम नदी, बर्फ़ की नदी. अब ऊपर हम लोग रिवर्स की बात कर रहे थे, यहाँ हम लोग बर्फ़ की नदियों की बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियर्स. It is believed that a million years ago the climatic conditions of the earth's surface was much cooler. कि आज से हम लोग मिलियन ईयर्स पहले की अगर बात करते हैं तो the earth was very cold. ठीक है, बहुत ठंडी थी. टेम्परेचर was so low कि यहाँ पर चारों तरफ क्या थी, बर्फ़ जमी हुई थी. बट धीरे धीरे with the time हुआ क्या, this ice start melting, this snow start melting. और जब वो मेल्ट होनी शुरू हुई तो वो बर्फ़ जो एक जगह जमी हुई थी वो धीरे धीरे खिसकनी शुरू हो गई और वो क्या बन गए, वो ग्लेशियर्स बन गए. और आज के टाइम में देखो हमारे ग्लेशियर्स हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग बार बार न्यूज़ में देखते हैं, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, जिसके कारण ग्लेशियर्स और ज़्यादा मेल्ट होते जा रहे हैं. ठीक है, अब ये ग्लेशियर्स भी क्या करते हैं, लाइक रिवर, ये ग्लेशियर्स भी जब चलते हैं, खिसकते हैं अपने सॉलिड फॉर्म में तो एक्सक्यूज़ मी, तो ये क्या करते हैं, ये इरोजनल वर्क करते हैं. एंड व्हेन इट स्टार्ट मेल्टिंग, जब ये वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसी ऐसे एरिया में ये एंटर होते हैं जहाँ पर कि टेम्परेचर ज़्यादा हाई है, तो व्हेन इट स्टार्ट मेल्टिंग तो अपने साथ जो ये इरोड करके लाए हैं उसको ये क्या करना शुरू कर देते हैं, उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं. तो इरोजनल और डिपोजिशनल वर्क किसने किया, ग्लेशियर ने भी किया. अभी लाइक रनिंग वाटर, ये भी अपने साथ क्या करती है, बहुत सारे लोज
पार्टिकल्स, वही चट्टाने या मिट्टी के जो भी हमारा अपर सरफेस जो लूज पार्टिकल होता है उसको अपने साथ ले आती है। अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स की, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स, दोज आर कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। मान लो कोई एक कॉन्टिनेंट है, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही बर्फ से ढका हुआ है, द होल कॉन्टिनेंट इज टोटली कवर्ड बाय द स्नो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, विल कॉल इट अ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। और जब कोई माउंटेन अगर बर्फ़ से ढका हुआ है, कोई पहाड़ की चोटी बर्फ़ से ढकी हुई है, तो उसको हम लोग बोलेंगे माउंटेन ग्लेशियर। ठीक है, आई होप यहाँ तक टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट है हमारा विंड। हमारा नेक्स्ट एजेंट कौन सा है, विंड। अब हवा का प्रभाव या हवा का इम्पैक्ट बेटा ज़्यादातर उस एरिया में मिलेगा जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम होंगे, मिट्टी जो है वो बहुत लूज़ होगी, यानी रेतीली मिट्टी होगी, या ड्यू टू द लैक ऑफ वेजिटेशन। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि क्या होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं तो पेड़ पौधों की जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, इट कीप्स बाइंडिंग द सॉइल। तो उसके कारण मिट्टी का कटाव, जो इरोजन वर्क है ना, वो बहुत कम होता है। लेकिन अब जहाँ पर वेजिटेशन ही नहीं होगी, वेजिटेशन नहीं है तो वहाँ पर बारिश भी बहुत कम होगी, बारिश कम होगी तो मिट्टी क्या होगी, वो सूखी हुई होगी, मिट्टी के पार्टिकल्स ज़्यादा लूज़ होंगे तो वो थोड़ी सी भी हवा से क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो इस तरीके से विंड का ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है इन द एरियाज वेयर देयर इज़ लेस रेनफॉल एंड मीगर वेजिटेशन। आप लोग फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं मीगर वेजिटेशन होता है जहाँ पर वेजिटेशन कम होती है। ओके, उसके बाद है हमारा, अब विंड्स भी क्या करती है, जो विंड है वो भी कुछ फीचर्स बनाती है अलग अलग तरीके के। अब और कई बार ये जो हवा है, ये जो विंड है, ये भी इतनी स्ट्रांगली इट ब्लोज कि ये माउंटेन्स तक का, माउंटेन के भी जो कुछ रॉक्स, कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो थोड़े लूज होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट प्रॉपरली बाउंडेड, तो वो उसको अपने साथ तोड़ कर ले जाती है। ठीक है, हवा इतनी तेज़ होती है कि वो चट्टानों तक को पहाड़ों से तोड़कर अलग कर देती है। और इस सिचुएशन में वो क्या करती हैं, वो एक शेप बनाती है माउंटेन्स पर, विच आर कॉल्ड मशरूम रॉक्स। यू कैन सी हियर इन द थर्ड लाइन, इट इज़ कॉल्ड मशरूम रॉक्स। और मेन अगर हम लोग बात करें, जो विंड जो इरोजनल वर्क करती है वो एक डेजर्ट एरिया में करती है। हम सब जानते हैं डेजर्ट एरिया में रेतीली मिट्टी होती है जो बहुत ईजीली बहुत लूज होती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वेजिटेशन एंड रेनफॉल, तो वो बहुत सूखी होती है, बहुत ईजिली इट कैन मूव। तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा हमारा विंड का इफेक्ट देखने को मिलता है। और जो लैंडफॉर्म यहाँ बनती है बिकॉज ऑफ द विंड्स इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क, तो उसको हम बोलते हैं ड्यून्स। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं बेटा कि इस तरीके से रेत के टीले बन जाते हैं। मिट्टी इस साइड से देखो, हवा मिट्टी बहाकर लाई है और यहाँ पर उसने उसको डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अब जहाँ पर डिपॉजिट कर दिया वहाँ पर सैंड ड्यून्स बन गए, पहाड़ के मिट्टी के टीले बन जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैंड ड्यून्स। और इस तरह के लैंड फीचर्स या सैंड फीचर्स हमें बेसिकली इंडिया की बात करें तो राजस्थान में बहुत इजीली देखने को मिलते हैं, कॉमनली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एजेंट है दैट इज़ सी वेव्स। सी वेव्स की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो नो डाउट इसकी जो भी हमें इम्पैक्ट है वो कोस्टल एरियाज़ पे देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि समुद्रों के आसपास जो ज़मीन होगी वहाँ पर जो है ये इरोजनल वर्क करेगा। Along the seashore, sea waves are the most powerful agent of gradation. The continuous striking of sea waves breaks the rocks. Such continuous erosion forms steep sided cliffs facing the sea. तो अभी क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, अभी जो समुद्र का पानी है, अब उसमें से जो लहरें आएंगी, जो वेव्स आ रही हैं, वो कहाँ पर इरोजनल वर्क करेगी। ऑफ कोर्स समुद्र के पास अगर कोई हिली एरिया, माउंटेन एरिया है या कोई अपर हाईलैंड है, तो ये वहीं से तो मिट्टी का कटाव करेगी ना। अब पानी बार बार, सपोज दिस इज़ द माउंटेन या लैंड एरिया एंड हियर इज़ द सी, अब यहाँ से बार बार वेव्स आएंगी, यहाँ पर स्ट्राइक करेंगी, तो क्या होगा, यहाँ से मिट्टी का कटाव होता रहेगा। और मिट्टी का कटाव होते होते धीरे धीरे क्या होता है, इस माउंटेन की शेप इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, इट इज़ रिटन हियर, इरोजन फॉर्म्स स्टीप साइडेड क्लिफ फेसिंग द सी। तो समुद्र की तरफ नीचे से वो पहाड़ कट गया, ऊपर से इट इज़ फेसिंग द सी, तो एक तरीके की क्लिफ इस तरीके से
बन जाती है। द इरोडेड मटेरियल में देन बी डिपॉजिटेड अलोंग द कोस्ट फॉर्म बीचेस, और वो जो मिट्टी कटती है, मिट्टी का कटाव होता है, वो अब या तो कुछ हिस्सा उसका समुद्र में चला जाता है पानी के साथ, या कुछ समुद्र के किनारे पर ही जमा हो जाता है, जिससे कि क्या बन जाती है, जो हम लोग सी बीचेस बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पर सी बीचेस बन जाते हैं। वो रेत जो है समुद्र के किनारे पर डिपॉजिट हो जाती है। ह्यूमन बींग आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ द लैंड। अभी इन एजेंट्स के साथ साथ अभी तक तो हमने नेचुरल एजेंट्स की बात की थी, जैसे रिवर, ग्लेशियर, सी वेव्स, विंड, लेकिन इनके साथ साथ जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी कहीं ना कहीं लैंड फॉर्म्स को चेंज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ईदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। अभी ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल एनवायरनमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट। अभी क्या हो गया, अब हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं नेचर को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमें रहने के लिए जगह चाहिए, हम जंगल काट रहे हैं। आजकल लोगों ने खेतों को भी ख़त्म करके क्या कर दिया है, वहाँ पर भी वो लोग उसको वेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, फिर लोगों ने वहाँ पर अपने घर बनाने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लैंड फिक्स है। इंडिया में जितनी ज़मीन है, इंडिया की ज़मीन उतनी ही रहेगी। क्या इंडिया की ज़मीन बढ़ जाएगी? हम कुछ हिस्सा पाकिस्तान का ले लेते हैं, कुछ बांग्लादेश का ले लेते हैं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो हमें क्या करना है, ज़मीन हमारे पास उतनी है, जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है, तो हम क्या करेंगे, अब जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं तो रहेगी ना। तो हमारा जो एरिया है, जो ग्रीन एरिया है, वो ख़त्म होकर इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट होता जा रहा है। इन दिस वे वी आर डिस्टर्बिंग आवर नेचर to fulfill our requirement. We are disturbing our nature. The human activities involves diverse land use like clearing the forest. अब देखो यहाँ पर वही चीज़ दी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से जो है ह्यूमन इस इम्पैक्ट कर रहा है, दैट इज क्लियरिंग द फॉरेस्ट। देन किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सड़कें बनाने के लिए, न्यू ह्यूमन सेटलमेंट। न्यू ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, वही जो मैंने बताया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको रहने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। These are a few examples which change the land surface and human beings need to take care of all the resources. अब हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को तो काटते जा रहे हैं, लेकिन हमें बेटा ये भी तो ध्यान देना है कि अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है दैट इज़ कम्प्लीटली डिमिनिशिंग, इट इज़ डिस्टर्बिंग अ लॉट। सो दिस कैन बी अचीव्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि नेचर को इस तरीके से यूज़ करना कि हम नेचर का नुकसान भी ना करें और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें। सो वेन एवर वी डू समथिंग वी शुड टेक केयर दैट वी शुड नॉट हार्म आवर नेचर, क्योंकि वो जो हम नेचर को नुकसान पहुँचाएंगे वो कहीं ना कहीं लौट कर हमारे पास ही आएगा। ठीक है, अब उससे चाहे वो हमारे बीमारियों के रूप में हमारे पास आ रहा है। अभी आजकल देखो कितनी प्रॉब्लम फैली हुई है ना, ये क्यों है? दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। सो आई होप till here the chapter is clear to you all. Still, if you have any doubt, you can ask me. Till then, take care. In the next video, we'll do our next topic. Have a good day.